बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला चैप्टर है वो चल रहा था ईंट, मनके और अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हम जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। हड़प्पा के बारे में बहुत सी चीजें हमने जान ली। उसके बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में दो प्रमुख नगर मिले थे जिनका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। हड़प्पा के बारे में जान लिया, और उसके बाद में जो दूसरा नाम आता है वो आता है आपके मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यानी खुदाई के दौरान मिलने वाला एक और नगर या शहर कह सकते हैं उस समय का। और ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो नगर नियोजन प्रणाली है वो सभी सभ्यताओं में सबसे उत्कृष्ट श्रेणी की जो नगर नियोजन प्रणाली है वो है आपके मोहनजोदड़ो की। ठीक है, कॉपी पेन साथ में बेटा? यस सर। ठीक है। यस सर। यानी कि मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मोहनजोदड़ो के बारे में जानना है, तो एक चीज मैंने आपको बता दी पहले ही कि मोहनजोदड़ो की जो नगर नियोजन प्रणाली है वो एक प्रकार से सुनियोजित प्रणाली थी। और सुनियोजित का मतलब बेटा क्या होता है कि हर चीज को स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग मैप, जैसे आज अपन कोई मकान बनाते हैं, कोई कॉलोनी काटता है, एक प्रॉपर्टी डीलर कोई कॉलोनी काटता है बेटा, उस कॉलोनी को काटने से पहले वो पूरा प्लान तैयार करता है कि किस जगह मुझे सड़क देनी है, किस जगह मुझे पार्क देना है, किस जगह मुझे मंदिर देना है, रोड कितनी बड़ी होनी चाहिए, प्लॉटिंग किस हिसाब से होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से जो मोहनजोदड़ो का जो एक नगर मिला है वो भी एक सुनियोजित तरीके से मिला है। तो ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो नगर प्रणाली थी वो अपने उस समय की एक उत्कृष्ट श्रेष्ठ नगर नियोजन प्रणाली थी, जैसी प्रणाली आज देखने को नहीं मिलती बेटा। आज से हजारों साल पहले इस प्रकार की नगर प्रणाली बस गई थी जैसा कि आज देखने को नहीं मिलती। तो हम जब अध्ययन करेंगे ना तो हमें इन सभी चीजों का क्या है धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कि हाँ वास्तव में जो मोहनजोदड़ो की जो नगर नियोजन प्रणाली है वो काफी उच्च श्रेणी की थी। अब मैंने आपको बताया था कि जो मोहनजोदड़ो का जो नगर था वो दो भागों में बटा हुआ था, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो नगर था वो कितने भागों में बटा हुआ था? बस्ती कितने भागों में बटी हुई थी बेटा? दो भागों में। एक तो ऊपरी भाग जिसे क्या नाम दिया था? दुर्ग, छोटा ठीक है। और एक हो गया निचला शहर। आराम से समझ में आएगा बेटा। देखो पहला जो मोहनजोदड़ो की जो बस्ती थी उसको दो भागों में बांटा हुआ था, एक तो था दुर्ग और एक निचला शहर। अब देखिए दुर्ग, दुर्ग का मतलब हो गया, देखो एक उदाहरण तो यहां पर ये अंतर हो गया कि ये जो दुर्ग वाला जो बस्ती थी, दुर्ग बस्ती, वो कहां पर स्थित थी? ऊंचाई पर, यानी कि दुर्ग कहां पर था? ऊंचाई पर, ठीक है। और निचला शहर नीचाई पर, यानी जो नीचे वाला हिस्सा था ना, नीचे वाला क्षेत्र, ठीक है। पहला अंतर पता लग गया? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या यस मेरी? सर। यस सर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि दुर्ग दो बस्तियां थी, ये देखो लो, दो बस्तियां, दो बस्तियों में बांटा हुआ था, पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। अब इसमें हम अंतर देख रहे हैं कि वास्तव में दुर्ग में तो क्या चीजें थी और निचले शहर में क्या चीजें थी, ऐसे ही जल्दी समझ में आएगा। अब यहां पर जो बस्ती होती थी वो होती थी छोटी, और यहां पर क्या हो जाएगी? बड़ी। दो अंतर हो गए, यानी दुर्ग वाला क्षेत्र ऊंचाई पे था और ये नीचे वाले क्षेत्र पे था। यहां पर जो बस्ती होती थी दुर्ग में वो क्या होती थी? छोटी। और यहाँ निचले वाले क्षेत्र में जो बस्ती होती थी वो क्या होती थी? बड़ी। देखो निचले वाला जो दुर्ग वाला क्षेत्र था ऊपर वाला, वो ऐसे बना हुआ था, ऐसे मान लीजिए ये ऐसे बना हुआ है ये लो, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो क्षेत्र है वो ऐसे बना हुआ है। अब पता लग रहा है ना बेटा बड़ा भाग कौन सा है?
निचला शहर। भाई निचला वाला शहर बड़ा दिख रहा है ना बेटा, देखो ये बाउंड्री, देखो ये बाउंड्री बना दी, ये बाउंड्री बना दी और ये एक बाउंड्री बना दी, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है? निचला शहर। सीधा सा पता लग गया कि भाई ये क्षेत्र बड़ा है और ये छोटा है, अंतर पता लग गया। यस सर। यस सर। इन दोनों में ऊंचा कौन सा दिख रहा है? छोटा वाला। नाम बेटा, नाम देखो लिखा हुआ है, दुर्ग। दुर्ग वाला क्षेत्र ऊपर है ना और ये नीचे, तो ये दो अंतर पता लग गए भाई, ये ऊंचाई पर है और इसमें बस्तियां जो है वो क्या है? छोटी है। ठीक है, अब ये कह सकते हैं, इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो ऊपरी जो बस्ती थी दुर्ग वाली, यहां पर कुलीन वर्ग रहता था। कुलीन वर्ग यानी शासक वर्ग कह सकते हैं, शासक वर्ग, यानी कि ऊपर जो किला दुर्ग होता था, किले में रहने वाले जो लोग थे, तो इतिहासकार ये मानते हैं कि ऊपरी जो हिस्सा था दुर्ग वाला, उसमें अमीर लोग रहते थे, कुलीन वर्ग के लोग, और जो शासक वर्ग थे उसके लोग रहते थे, और नीचे वाले में जनसाधारण लोग। भाई एक तो व्यक्ति अमीर होता है, एक मिडिल क्लास का होता है, तो आप देख लीजिए, अमीर अपने हिसाब से रहता है, आलीशान बंगले में रहता है, मकानों में रहता है, अच्छी सुविधाओं के साथ रहता है, और एक मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है वो अपनी हैसियत के हिसाब से रहता है। तो ये अंदाजा लगाया इतिहासकारों ने कि जब ऊंचा वाला जो एरिया है दुर्ग वाला, यहां पर जो लोग रहते थे वो क्या थे? अमीर, कुलीन वर्ग था, अमीर लोग थे। ठीक है, और उसके बाद में जो नीचे वाला एरिया था वहां पर जनसाधारण व्यक्ति रहते थे। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो बना हुआ था ऊपर वाला एरिया, वो ये ऊपरी जो हिस्सा है वो ईंटों के चबूतरे पर बना हुआ था। ईंटों के चबूतरे के ऊपर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, दुर्ग वाला हिस्सा है, वो ईंटों का चबूतरा बना हुआ है, उसके ऊपर ये दुर्ग वाला क्षेत्र बना हुआ था। एक अंतर और देख लीजिए बेटा। ठीक है, और ये नीचे वाला, जो नीचे वाली जमीन है वहां पर बसा हुआ है। लेकिन इस निचले एरिया में भी कुछ मकान ऐसे थे, कुछ आवास ऐसे थे जो किसके ऊपर बने हुए थे? चबूतरे के ऊपर। यानी कि ये हमने अंतर यहां पर देख लिया कि दुर्ग और जो निचला शहर है उसमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या अंतर है। तो सीधा सा अंतर आप खुद देख लीजिए। इसका जो भाग है वो ऊंचाई पर स्थित है, ये नीचे वाले क्षेत्र में स्थित है। छोटी बस्तियां बसी हुई है, यहां पर बड़ी बस्तियां बसी हुई है। ठीक है, यहां पर यह माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि दुर्ग में रहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन सा वर्ग था? शासक वर्ग या फिर कुलीन वर्ग। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कैसे पता लगा कुलीन वर्ग का। जैसे यहां पर जब दाह संस्कार होता था, इन लोगों को दफना दिया जाता था, मिट्टी में दाब दिया जाता था, तो जब यहां पर हड्डियां मिली खुदाई के दौरान, तो इन हड्डियों में कई बेशकीमती चीजें मिली। तो पहले क्या करते थे कि जिस कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ उसकी जो काम में आने वाली कुछ कीमती चीजें जो होती थी ना, उसको उसके साथ दबा दिया जाता था। तो जब खुदाई के दौरान वो चीजें मिली, तब पता लगाया कि हो सकता है कि ये जो व्यक्ति मरा हुआ है वो कुलीन वर्ग का होगा या पैसे वाला होगा, जिसके साथ इतनी महंगी महंगी चीजें यहां पर रख दी गई है। ठीक है, ये हो सकता है। और जनसाधारण जो व्यक्ति है, इसकी जब हड्डियां मिली है कब्र में, तो उसमें देखा कि सामान्य कुछ चीजें इसके साथ है, जिससे अंदाजा लगा लिया कि ये व्यक्ति तो मिडिल क्लास है, और यहां पर जिसके पास ज्यादा सामान मिला है वो व्यक्ति क्या है? कुलीन या अमीर व्यक्ति है। तो इस चीज से पता लगा। तो कहने का मतलब जो ऊपर वाला जो एरिया था दुर्ग वाला, वो शासक वर्ग और कुलीन वर्ग का था, और नीचे वाला जो एरिया था वो क्या था? जनसाधारण व्यक्तियों का शहर था। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ठीक है। नो सर। अब ये जो दुर्ग वाला था वो किलाबंद था, किलाबंद। ठीक है, और ये हो गया, यानी कि
ऊपर वाला जो एरिया है दुर्ग वाला, दुर्ग बोल दो या किला बोल दो, एक ही चीज है, ठीक है। और ये हो गया दीवार बंद, ये बेटा अंतर हो गया, क्लियर। यानी कि मोहनजोदड़ो में आप कहेंगे कि मोहनजोदड़ो दो बस्तियों में विभाजित था। एक क्षेत्र तो कौन सा हो गया बेटा, दुर्ग, और एक निचला शहर, ठीक है, दुर्ग और निचला शहर। अब इनमें डिफरेंस आप देखिए, दुर्ग की मैंने विशेषता बता दी, ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद में छोटी बस्तियां बसी हुई है, क्योंकि एरिया छोटा है तो छोटी बस्ती होगी। और उसके बाद में मैंने बताया कि यहां पर जो व्यक्ति रहते थे वो कौन से रहते थे, शासक वर्ग के या फिर कुलीन वर्ग के व्यक्ति यहां पर निवास करते थे। अब इसका उल्टा कर दो, इधर आ जाओ, जनसाधारण वाले इसमें आ जाओ, निचले वाले क्षेत्र में जनसाधारण व्यक्ति रहते थे, नीचे वाला क्षेत्र बहुत बड़ा होता था, बस्तियां बड़ी होती थी। उसके बाद में नीचे वाले क्षेत्र पे स्थापित होता था निचला शहर, और ये क्या है, दीवार बंद होता था, और यहां पर जनसाधारण व्यक्ति निवास करते थे। हालांकि नीचे वाले क्षेत्र में कुछ मकान ऐसे थे जो चबूतरे के ऊपर बने हुए थे, और चबूतरे किससे बने हुए थे, पक्की ईंटों से, ठीक है। प्लस सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग वाले क्षेत्र को किलाबंद किया जाता था, चारों तरफ दीवार। देखो मैंने गोल बनाया ना बेटा, ये गोल, तो ये एक प्रकार की क्या है, दीवार। एक तो सुरक्षा, भाई दो उदाहरण दिख रहे हैं इससे, अगर मैंने ये दीवार बनाई है तो एक तो सुरक्षा हो गई, और एक इसको इस बस्ती से क्या करना, अलग करना, यानी कि दुर्ग वाले एरिया को इससे अलग कर देना। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर क्या बनी हुई है, इस दुर्ग के चारों तरफ दीवार, और इधर भी सुरक्षा की दृष्टि से जो निचला शहर है उसके चारों तरफ क्या होती थी, दीवार होती थी। और बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। सही है। एक मिनट बेटा, मैं एक बार क्या बेटा आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, ये चीज उतार लेना, आप चाहो ना तो अपनी सुविधा के हिसाब से इस चीज को आप उतार सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने बताया कि कुछ मकान ऐसे थे जो चबूतरे पे बने हुए थे। अब चबूतरा जो बनता था वो किसके बनता था, पक्की ईंटों के द्वारा चबूतरे का निर्माण होता था। और कहता है कि जो चबूतरा बनता था 1 घनीय मीटर, एक उदाहरण भी दे रखा है आपकी किताब में कि 1 घनीय मीटर, यानी कि चारों तरफ चबूतरा ईंटों से बना दिया, फिर उसमें मिट्टी भी भर रहे, तो लगभग बहुत ज्यादा मजदूरों की उस चबूतरे को बनाने के लिए आवश्यकता आज मम्मी के फोन में चार्जर नहीं था। हाँ बेटा, सुबह मैं क्लास लेती जब। बेटा कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और जो चबूतरा होता था पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था, पक्की ईंटों से चबूतरा बनता था, और ईंटों की एक आकार निश्चित था, 4:2:1।
4:2। ये कहा गया आपकी किताब में भी है कि ईंटें जो बनती थी वो पक्की बनती थी, पक्की ईंटों से चबूतरा बनता था, और लगभग 1 घनीय मीटर में अगर व्यक्ति कोई काम करता है तो उसमें लगभग 40 लाख श्रमिकों की आवश्यकता होती है एक चबूतरे को बनाने में। और जहां तक हम पढ़ रहे हैं, मोहनजोदड़ो का अधिकांश जो क्षेत्र है या अधिकांश शहर है वो चबूतरे के ऊपर ही बसा हुआ है। चबूतरे के ऊपर ही एक फाउंडेशन, एक बेस, यानी कि जैसे आज हम मकान का निर्माण करते हैं, और मकान का निर्माण करने के लिए हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, कि मजबूती आए, नींव, नींव भरते हैं ना। यस सर। हाँ, तो वही चीज नींव बेटा क्या हो रहा है, यानी कि नींव भरते हैं, मकान मजबूती से आए, मकान मजबूती से बन जाए। तो उस समय के लोग आप खुद देखिए, इतने समझदार, इतने जानकार थे, वो जानते थे कि मकान को अगर मजबूती देनी है तो उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो उस समय मकान को मजबूती देने के लिए वो क्या करते थे, पहले चबूतरा बनाते थे और फिर चबूतरे के ऊपर मकान का निर्माण करते थे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, नो सर। LBH का मतलब हो गया, ये तो लंबाई हो गई, ये बेस हो गया, और ये हाइट हो गई। जैसे ईंट, आज की ईंट आप देखते हो ऐसे बनी हुई है, तो ये तो लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ये इसका नीचे का जो बेस है वो हो गया। तो इस प्रकार की ईंटों का वहां पर क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, और चबूतरे बनाए जाते थे। और चबूतरे के बाद में चबूतरे के ऊपर किसका निर्माण किया जाता था, मकान का निर्माण किया जाता था। दैट्स क्लियर? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। यानी कहने नो का सर। मतलब, मोहनजोदड़ो में पहले चबूतरा बनता था और फिर उसके बाद में भवन का निर्माण किया जाता था। जैसे आज के समय में हम मकान को मजबूती देने के लिए नींव डालते हैं, नींव भरते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, कॉलम खड़ा करते हैं, वैसे ही आज से हजारों वर्ष पहले इतना नॉलेज उन लोगों को था। तभी तो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो नगर नियोजन प्रणाली है वो एक तरह की उत्कृष्ट नगर नियोजन प्रणाली है। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, 2 शहरों में बटा हुआ था, 2 भागों में 2 बस्तियां थी, बस्तियों का आकार कैसा था, बड़ा था, छोटा था, छोटी बस्तियां थी, बड़ी बस्तियां थी, कुलीन वर्ग अलग रहता था, शासक अलग रहता था, जन सामान्य जो वर्ग था वो अलग रहता था। सुरक्षा की दृष्टि से किलाबंद किया हुआ था, चारों तरफ मोटी दीवार ईंटों की, और उसके बाद में जो नगर था उसको भी सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ दीवार बनी हुई थी। ठीक है, यस सर। लिख लिया? यस सर। नहीं लिखा? लिख लिया सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है आपके, जो अकॉर्डिंग अपने किताब में है वही अपन चल रहे हैं बेटा, है ना, नालों का निर्माण। नालों का निर्माण, यानी कि अब हमने भवन निर्माण देख लिया कि भाई जो मोहनजोदड़ो का जो नगर था वो 2 भागों में बटा हुआ था। अब है वहां पर नालों का निर्माण, यानी कि नियोजित जल निकास प्रणाली देखने को मिली है। जब खुदाई की गई उस एरिया की, मोहनजोदड़ो वाले क्षेत्र की, तो सबसे पहली विशेषता आप क्या लिखेंगे कि यहां पर नियोजित जल निकास प्रणाली को अपनाया गया है। यानी कि गंदे पानी के निकास की जो प्रणाली थी, जल निकास प्रणाली, वो भी एक तरह से उत्कृष्ट श्रेणी की थी। बहुत बढ़िया ढंग से एक मैपिंग किया हुआ था, नक्शा बना हुआ था, जिसके द्वारा जो भी शहर का या नगर का गंदा पानी होता था वो नालियों से बहकर एक जगह जाकर एकत्रित हो जाता था। ठीक है, सड़कों और गलियों को, यानी कि जो सड़कें थी और जो गलियां थी उनको ग्रिड प्रणाली के हिसाब से बनाया हुआ था। ग्रिड, समझ लीजिए आप। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कि जो नालों का निर्माण है उसमें आप लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो में
जल निकास की जो प्रणाली थी वो एक प्रकार से क्या थी, नियोजित जल निकास प्रणाली थी, या फिर नियोजित जल निकास प्रणाली को उपयोग में किया गया था। और उसके बाद में जो सड़कें और जो गलियां थी नगर की, वो क्या थी, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब मैं आपको बता देता हूं, एक दूसरे को समकोण पर काटना, यानी कहने का मतलब एक दूसरे को किसके ऊपर काटना, समकोण के ऊपर काटना। जैसे ये रोड बनी हुई है, ये रोड बनी हुई है, ये रोड बनी हुई है, और ये देखो ये रोड बनी हुई है, ये नाली है, ये रोड बनी हुई है, ये रोड बनी हुई है। तो एक दूसरे को किस पे काट रही है, ये समकोण पर 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि सुनियोजित जल निकास प्रणाली और उसके बाद में सड़कों और गलियों को ग्रिड प्रणाली के आधार पर उनका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, जो एक दूसरे को किसके ऊपर काट रही थी, समकोण के ऊपर काट रही थी। ठीक है, और जो सड़कें थी या गलियां थी, इन सभी गलियों के किनारे नालियां बनी हुई थी। यानी कि हम इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं, नालों का निर्माण। तो पहले तो जल निकास प्रणाली हो गया, पहले तो जल निकास प्रणाली हो गया, फिर दूसरा आप लिख देंगे सड़कों और गलियों को ग्रिड प्रणाली के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, जो कि एक दूसरे को किसके ऊपर काट रही थी, समकोण के ऊपर काट रही थी। ठीक है, और ये कहा जाता, हाँ बेटा, ठीक है, नालियों के साथ साथ गलियों को, यानी गलियों के पास पास में नालियां बनी हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यहां पर बनी सड़कें और गलियां और नालियां, फिर उसके बाद में बनी है बस्ती। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर सबसे पहले बस्ती बनने से पहले क्या बनी है, सड़कें, गलियां और नालियां, फिर उसके बाद में यहां पर भवनों का निर्माण किया गया है एक व्यवस्थित ढंग से। जैसे आप देख लीजिए, आप कोई भी आज कॉलोनी काटते हैं, तो कॉलोनी काटते वक्त सबसे पहले क्या डालते हैं, बेटा कॉलोनी काटते वक्त सबसे पहले क्या डालते हैं, अरे बेटा सड़क नहीं डालते क्या सबसे पहले, सबसे पहले सड़क, कोई भी आप कॉलोनी देख लीजिए, सोसाइटी देख लीजिए, सबसे पहले सड़क का निर्माण होता है, फिर सड़क के किनारे क्या बनाए जाते हैं, प्लॉट्स। भाई ये प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया, ताकि उनका जो मुख है वो सड़क की तरफ हो। और सड़क के पास पास में क्या बनाई जाती है, नालियां। तो आप देख लीजिए, आज के समय में जो चीजें हम कर रहे हैं, वो चीजें तो आज से हजारों साल पहले मोहनजोदड़ो के लोग कर चुके थे। अपनी व्यवस्थित जो नगर नियोजन प्रणाली थी वो उसका एक उदाहरण भी है। ठीक है, और जल निकास की प्रणाली भी कितनी बढ़िया ढंग से थी वो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि सबसे पहले वो क्या करते थे, सड़क और गलियां बन गई, और फिर इनके किनारे क्या बना दी जाती थी, नालियां बना दी जाती थी। अब नालियां बन गई, अब जैसे ये ब्लॉक बने हुए, ब्लॉक, अब ये देख लीजिए आप, जैसे ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है, ये गलियां जो भी है, अब देखिए ब्लॉक हो गए, यहां पर मैंने प्लॉट बना दिया, ये प्लॉट बन गया, 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 ऐसे प्लॉट बन गए, ये प्लॉट बन गया, ऐसे प्लॉट बन गए। इनका सबका मुख किसकी तरफ जा रहा है, सड़क की तरफ। ठीक है, और ये नियम भी था कि उस समय ये नियम था मोहनजोदड़ो में कि जो भी आवास बनेगा या मकान बनेगा, कम से कम उसकी एक दीवार सड़क को टच करती हुई होनी चाहिए या गली को टच करती हुई होनी चाहिए, ताकि उस दीवार में जब नाली निकले ना, तो नाली से थ्रू जो मकान का गंदा पानी है वो सड़क के ऊपर नाली के थ्रू आगे चला जाए। और यहाँ पर जगह जगह चेंबर बने हुए थे, सड़कों के ऊपर जगह जगह चेंबर बने हुए थे,
ताकि कोई गंदगी फंस गई तो उसको समय समय पर क्या कर दिया जाता था, साफ कर दिया जाता था। इतनी व्यवस्थित ढंग से ये चीजें बनी हुई थी। सड़कें जो बनी हुई थी वो पक्की ईंटों के द्वारा बनी गई थी। जो सड़कें भी थी वो किससे बनी हुई थी, ईंटों के द्वारा। तो ये थी वहां की जल निकास प्रणाली। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, यानी जल निकास प्रणाली को हमने देख लिया कि किस तरह से नालों का निर्माण किया गया था। और नालों का निर्माण करने के लिए मैंने क्या कह दिया कि सुनियोजित जल निकास प्रणाली वहां पर थी। जल निकास प्रणाली कैसे थी कि जो सड़कें थी और जो गलियां थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और एक प्रकार से ग्रिड प्रणाली अपनाई गई थी। ग्रिड, एक दूसरे को काटती हुई ग्रिड। ठीक है, फिर पहले सड़कें बनी, गलियां बनी, गलियों से सड़कों के किनारे नालियां बनी, और फिर उसके बाद में वहां पर आवासों का निर्माण किया गया। आवासों का मतलब मकान का निर्माण किया गया। और यह नियम रखा गया, यह बता कंडीशन रख दी गई कि कम से कम एक दीवार, जो भी आप मकान बना रहे हैं, आवास बना रहे हैं, उसकी एक दीवार कम से कम सड़क की तरफ होनी चाहिए, ताकि आपके मकान का जो गंदा पानी है वो नाली के थ्रू बाहर चला जाए। और फिर जगह जगह पर चेंबर बने हुए थे जिन्हें समय समय पर क्या कर दिया जाता था, साफ कर दिया जाता था, और यही पूरा पानी इकट्ठा होकर बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाता था। तो ये हो गया यहाँ का नालों का निर्माण। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आगे चले? यस सर। कोई दिक्कत थोड़ी है यहां तक? नो सर। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट आपके आता है गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य यानी कि मकान कैसे बने हुए थे, मकान का अंदर का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा बना हुआ था। एक चीज तो क्लियर है कि जितने भी मकान बने हुए थे वो कहां बने हुए थे, सड़क के किनारे या गलियों के किनारे। क्लियर हो गया ये? तो कहने का मतलब ये है कि वहां के मकान कैसे थे, किस प्रकार के बने हुए थे, एक मंजिला थे, एक दो मंजिला थे, मकान की क्या खासियत थी, कमरे थे कि नहीं थे, आंगन था कि नहीं था। तो इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, अब अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब ये दे सकते हैं कि ये कहा गया है पहला आवासीय भवन। पहला आप लिख लीजिए आवासीय भवन, यानी कि कहने का मतलब मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था उसमें जो मकान बनाए गए थे वो किसके लिए बनाए गए थे, आवास के लिए, अर्थात रहने के लिए। ये लो पहला पॉइंट हो गया कि मोहनजोदड़ो में निचले शहर में जो भी मकान बनाए गए थे वो क्या थे, आवासीय। एक तो होता है बेटा व्यवसायिक, व्यवसायिक, और एक होता है आवासीय। कहते हैं ना आवासीय कॉलोनी, तो आवासीय कॉलोनी का मतलब जहां पर जाकर लोग रहते हैं। और एक होता है व्यवसायिक, जहां पर रहकर बिजनेस करते हैं, जैसे दुकानें हो गई, गोदाम हो गया, स्टोर हो गया किसी प्रकार का। लेकिन पहला टॉपिक हम क्या कहेंगे कि मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो निचला शहर था वहां पर जो भवन बने हुए थे वो कौन से थे, आवासीय, यानी रहने के लिए मकान बने हुए थे। ठीक है, आगे चलो बेटा। सर। ठीक है, अब देखिए आवासीय भवन हो गए जिसमें कई ऐसे मकान थे या कई ऐसे भवन थे जिनमें आंगन होता था। आंगन यानी जो भवन होते थे या जो मकान होते थे वो आंगन पर केंद्रित आवास। यानी बहुत से मकान ऐसे मिले हैं जिन मकानों के बीच में क्या होता था, आंगन होता था, और आंगन के चारों ओर क्या होते थे, कमरे। ये लो दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी देखो, पहला तो क्या हो गया कि जो मकान बने हुए थे निचले शहर में वो कौन से थे, आवासीय। ठीक है, उसके बाद में जो
मकान होते थे वो किसके ऊपर केंद्रित होते थे? आंगन के ऊपर। यानी मकान जो थे उनमें क्या थे? आंगन। और इस आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, ये मकान का आंगन है, बीच का आंगन, चौक जिसे हम बोलते हैं देसी भाषा में, ये आंगन है और इसके चारों तरफ क्या बने हुए हैं? कमरे बने हुए हैं। ऐसे कहने का मतलब ये शब्द यही कह रहा है कि आवास के मकान होते थे, आंगन पर केंद्रित आवास होते थे, और इस आंगन के चारों ओर क्या बने हुए रहते थे? कमरे बने हुए रहते थे। ठीक है। अब उस समय के जो इतिहासकार थे वो इस चीज का अंदाजा लगाते हैं कि शायद संभवतः ये कहा जा सकता है कि जो आंगन होता था वो खाना बनाने, यानी कहने का मतलब आंगन का जो उपयोग था वो किस हिसाब से करते थे? खाना बनाने के लिए हो सकता था, बैठने के लिए हो सकता था। भाई जैसे परिवार के सभी लोग हैं, एक जगह बैठ गए आंगन में, ठीक है। और कटाई का काम करते थे पहले, जो किसी भी प्रकार का कोई काम है तो खुली जगह आंगन की होती है, तो वहां पर बैठ के हो सकता है। संभवतः ये माना जाता है कि आंगन का प्रयोग खाना बनाने के लिए, वहां पर संयुक्त रूप से बैठने के लिए और कटाई का कार्य करने के लिए किया जाता था। जैसे आप खुद देख लीजिए, आज अपने मकानों में आप देख लीजिए, अपन आंगन छोड़ते हैं, बड़ा सा क्षेत्र छोड़ देते हैं, जिसे आज तो हॉल का रूप दे दिया। आंगन छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? जैसे अपने परिवार के जितने भी लोग हैं वो एक जगह बैठ गए, वार्तालाप कर लिए, एक जगह बैठकर खाना बना लिया वहां पर एक जगह बैठकर सबका, और इतना स्पेस वहां पर होता है, खाली जगह इतनी होती है कि वहां पर आप किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा जो कार्य है क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले बेटा। यस सर। यस सर। और जो मकान होते थे उस समय के, जो मकान होते थे वो बड़े सिंपल और सोबर होते थे, ज्यादा तड़क भड़क नहीं होती थी। आज आप देख ली इमारतें बनी हुई है, बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं, उनमें बहुत ज्यादा आइडिया के साथ बनाया हुआ है। लेकिन उस समय जो मोहनजोदड़ो के जो मकान होते थे वो क्या होते थे? बिल्कुल साधारण मकान होते थे, सिंपल और सोबर मकान होते थे। लेकिन उस समय मकान बनाने में भी जो वहां के लोग थे वो पूरी तकनीक का यूज करते थे, टेक्नोलॉजी पूरी यूज करते थे, और उनके मकानों में एक अलग प्रकार की बहुत सी विशेषताएं देखने को मिली है। देखे, जैसे मैंने बता दिया कि भाई आंगन बना हुआ है और आंगन के चारों तरफ क्या बने हुए हैं? कमरे बने हुए हैं, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। और वहां पर कुछ मकान ऐसे मिले हैं जहां पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। कुछ मकान ऐसे मिले हैं जहां पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह मकान क्या था? 2 मंजिल का था, 2 मंजिल का मकान। कुछ मकान कैसे मिले हैं? 2 तल, यानी फर्स्ट फ्लोर भी मिला है, और फर्स्ट फ्लोर मिला है और उसके ऊपर भी कुछ अवशेष बचे हुए मिले हैं, जिससे पता लगता है कि इमारत, कुछ भवन ऐसे थे जो कौन से थे? 2 मंजिला, 2 मंजिला। ठीक है ना, कुछ भवन कैसे थे? 2 मंजिला थे। सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हुई है, तो इसका मतलब भाई ऊपर कब जाएगा? जब ऊपर मकान बना हुआ है या रहने के लिए कुछ जगह होगी। तो ये इतिहासकार जो पुरातत्ववेदी थे वो ये कहते हैं कि उस समय के जो मकान थे कुछ तो सिंगल, एक ही फ्लोर के थे, कुछ मकान ऐसे थे जो 2 मंजिला हुआ करते थे। ठीक है, और उस समय के जो लोग थे, तल के कमरों, ये जैसे ये मकान बना हुआ है अपना, ये आंगन है और ये कमरे बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे कमरे बने हुए हैं। तो देखो उस समय के लोग अपने आप में एक प्रकार की प्राइवेसी रखते थे। प्राइवेसी, देखो प्राइवेसी कैसे रखते थे उस समय। जो सिंगल फ्लोर के जो मकान होते थे ना, एक ही मंजिल का मकान, बेटा समझते हैं ना? यस सर। ठीक है, तो वो बड़े प्राइवेसी से रखते थे, अपने मकान को प्राइवेसी से बनाते थे। वो क्या करते थे कि नीचे वाला जो हिस्सा होता था ना, उसमें बाहर की तरफ खिड़की नहीं रखते थे। और आज अपन देखो हर मकान में खिड़की मिल जाएगी, है बेटा? हाँ सर। खिड़की मिलती है ना,
आज के समय में देख लीजिए, आप कोई भी मकान बनाएंगे हर कमरे में खिड़की दे देते हैं, बाहर की तरफ हवा आएगी जाएगी, और कोई भी व्यक्ति जहां के भी जा सकता है, खिड़की में से देख सकता है ना। यस सर। देखो तो उस समय के लोग देखो कितने प्राइवेसी रखते थे कि मकान के बाहर कभी खिड़की दी नहीं। और आज चेंज देखिए, हम प्राइवेसी का ध्यान ही नहीं रखते। रोड से कोई भी जा रहा है, झांक के चला गया खिड़की में से क्या हो रहा है। तो ये एक सोचने की बात है, बहुत बड़ी सोचने की बात है कि उस समय के लोग अपनी प्राइवेसी का कितना ध्यान रखते थे। वो बाहर की तरफ जो कमरे होते थे उसमें खिड़कियां नहीं रखते थे। हाँ, अगर सेकंड फ्लोर बना लिया तो उसमें खिड़कियां रखते थे कि उसमें कोई झांक ही नहीं सकता, ऊपर से कैसे देखेगा। और सड़क के ऊपर अगर खिड़की बनी हुई है, कोई आता जाता व्यक्ति खिड़की में से देख जाएगा। अब उस समय के लोग कितना माइंड उन्होंने यूज किया था प्राइवेसी को लेकर। और आज हम बहुत ज्यादा परिवर्तन कर चुके हैं उन चीजों में। कोई भी आता जाता खिड़की में से कुछ भी बोल जाता है। लेकिन उस समय के लोग कितने समझदार थे, प्राइवेसी रखते थे कि वो नीचे वाले क्षेत्र की जो कमरे होते थे उनमें खिड़कियां नहीं रखते थे। हाँ, अगर सेकंड फ्लोर बना रहे हैं तो वो खिड़कियां कहां करते थे, सेकंड फ्लोर के कमरों में वो खिड़कियां रख देते थे। हाँ, बाहर की तरफ खिड़कियां नहीं रखकर वो जहां आंगन होता था ना, आंगन, खुला आंगन, उधर की तरफ वो प्रत्येक कमरे में खिड़कियां रखते थे वेंटिलेशन के लिए, हवा के लिए। लेकिन प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए वो अपने आवासों की जो खिड़कियां थी वो सड़क की तरफ कभी भी नहीं रखते थे। तो ये अंतर पता लग गया, यानी गृह स्थापना का पता लग रहा है हमें। रहने के लिए आवासीय भवन बनाते थे, ठीक है, आंगन पर केंद्रित आवास होते थे, चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में आंगन, चारों तरफ कमरे, ठीक है। आंगन का उपयोग खाना बनाने के लिए या खाने के लिए, एक साथ बैठने के लिए और कटाई का कार्य करने के लिए। और कुछ मकान 2 मंजिला मिले हैं, जिसका सबूत मिला है कि कुछ मकानों में सीढ़ियां मिली ऊपर जाती हुई, जिससे पता लगता है कि ऊपर भी मकान, कुछ मकान ऐसे थे जहां पर ऊपर भी लोग मकान बनाकर या दूसरी मंजिल बनाकर रहते थे। उसके बाद में प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखते थे। और प्राइवेसी का विशेष ध्यान इसलिए रखते थे, उसका उदाहरण मैंने क्या बताया कि जो मकान होते थे सड़क की तरफ कभी भी कमरों में उन्होंने खिड़कियां नहीं रखी। खिड़कियां किधर होती थी, खुले आंगन की तरफ, यानी कि जो खिड़कियां होती थी वो आंगन की तरफ खुलती थी। और अगर कुछ मकान 2 मंजिला थे तो ऊपर वाली मंजिल में वो क्या करते थे, खिड़कियां रखते थे, ठीक है। और फिर मकान में क्या था, हाँ बेटा चले आगे, थोड़ा सा टॉपिक और है, फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुछ कमरे ऐसे थे, एक कमरा ऐसा होता था जिसमें कुआं बना हुआ रहता था, कुआं। एक कमरा ऐसा होता था जिसमें कुआं बना रहता था। और कुआं भी कैसे बना हुआ रहता था, बाहर की तरफ, जिसमें कोई भी आता जाता व्यक्ति आराम से, अगर उसको प्यास लगती है, जैसे ये सड़क बनी हुई है और ये मेरा पूरा मकान बना हुआ है ऐसे, तो यहाँ कुआं है, जैसे प्याऊ की तरह प्याऊ बनी हुई है, प्याऊ पानी पिलाने के लिए। तो यहाँ पर मकानों में कुएं भी मिले, लगभग 700 कुएं होने का प्रमाण मिला है, लगभग 700 कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता में। तो कुआं जो होता था वो बिल्कुल रोड के सट वाले, रोड के पास वाले कमरे में होता था, जहां पर कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति या राहगीर जो होता था वो पानी पी सकता था। ये हो गया कुएं के बारे में, ठीक है। और द्वार, जो प्रवेश द्वार होता था वो इस तरह से बना हुआ रहता था कि कोई भी व्यक्ति अगर गेट के अंदर जा रहा है ना तो वो अंदर का अवलोकन नहीं कर सकता, अंदर नहीं देख सकता। आज क्या होता है, अपने घर का मेन गेट खोल दिया, सारे कमरे दिख जाते हैं, चौक दिख जाता है, कौन क्या कर रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। उस समय जो मकान बनता था, जो प्रवेश द्वार होता था, मुख्य द्वार, उसको अगर खोल भी दिया ना तो कमरे नहीं दिखते थे, चौक नहीं दिखता था। इस प्रकार की वो प्राइवेसी रखते थे अपने मकानों में, ठीक है। और प्रत्येक घर में स्नानागार भी मिले हैं, यानी प्रत्येक घर में स्नानागार भी मिले, ठीक है। और स्नानागार से गंदे पानी की निकास की नालियां भी बनी हुई है। तो ये हो गया आपके गृह स्थापत्य, मकान का